हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश विशेष पर आधारित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करेंगे और ये करंट वार्षिकी 2022 है, जिसमें जो है मई 2021 से 15 जुलाई 2022 तक की घटनाओं का कवरेज प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है घटना सार की जो करंट की बुक वार्षिकांक आती है उससे जो मैंने लिया है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। सबसे पहली घटना है वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला ज़िला बन गया है। ठीक है, वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला आगरा देश का पहला ज़िला बन गया है। इसमें क्या है कि इन वैक्यूमों का उपयोग सार्वजनिक स्थलों पर किया जाएगा। देखिए, आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम ने ताजमहल के पास में ऐसे 200 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा जाएगा जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, इसके लिए अनुमानित लागत 100 करोड़ रुपए है। हमारे काम की बात न्यूज़ ये सब नहीं है, बस हमें ये जानना है कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम कहाँ पे किस ज़िले में शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के, तो आगरा, और देश का ये क्या है, पहला ज़िला बन गया है। और ये 5 साल तक नीदरलैंड की एक कंपनी है, वो उसके द्वारा इसका रखरखाव किया जाएगा। अगली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल वाला पहला राज्य बन गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश ई पेंशन पोर्टल की सुविधा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रम दिवस 1 मई 2022 को प्रदेश के 11.5 लाख से अधिक पेंशनरों को सुगम जीवन की बड़ी सौगात देते हुए लोक भवन से पेंशनरों के लिए ऑनलाइन सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया है। ठीक है, आइए देखते हैं। और इस नई व्यवस्था के तहत सेवानिवृत्ति से 3 माह पहले पेंशन का पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश के काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए लोक प्रशासन में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये काला नमक चावल किस जिले से संबंधित है, तो ये सिद्धार्थनगर जिले से है। तो उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को 21 अप्रैल 2022 को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। काला नमक चावल, जिसे भगवान बुद्ध का उपहार भी कहा जाता है, को सिद्धार्थनगर जिले में समग्र विकास के लिए मिशन मोड पर एक जिला एक उत्पाद की योजना के तहत सम्मानित किया गया है। एक जिला एक उत्पाद जो है 2018 में शुरू किया गया है, जिसके तहत क्या है कि किसी भी ज़िले की जो उसकी पहचान वाली विशिष्ट उत्पाद या शिल्प हैं उसको जो है प्रोत्साहित करना है। ठीक है, जिससे कि रोजगार को बढ़ावा, वहाँ जो है स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और स्थानीय स्तर पर लोगों की आय में भी वृद्धि होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत, ये हमारे किसी काम का है नहीं। ठीक है, लेकिन ये जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 100 संसदीय विधान परिषद, मतलब उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है उसमें कितने सीटें हैं, तो 100 सीटें हैं। ठीक है, अब ये हमारे काम की न्यूज़ नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है देश में पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया गया है। तो ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी ब्लॉक के ग्राम सिरौरा सलेमपुर में जो है मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये वैन जो होंगी वो मधुमक्खी पालकों के शहद को उनके दरवाजे से संसाधित करेंगी तथा इस प्रकार उन्हें प्रसंस्करण करके दूर के शहरों में प्रसंस्करण संयंत्रों से शहद ले जाने में परेशानी और लागत से बचाएगी। यह पहल जो है मीठी क्रांति के अनुसरण की गई है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्रभूमि रामसर साइट घोषित कर दिए गए हैं। 2 फरवरी 2022 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हरियाणा के गुरुग्राम के सुल्तानपुर राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और गुजरात की खिजरिया वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित कर दिया है। ठीक है,
इन अब जो टोटल स्थल हो गए हैं, रामसर स्थल भारत में कितने हो गए हैं, टोटल जो है कुल रामसर आर्द्रभूमि की संख्या कितनी हो गई है, 49 हो गई है, और जिसमें 10.39 10.39 हेक्टेयर क्षेत्र फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, 10 हो गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कितने रामसर स्थल हैं, तो 10 हैं, ठीक है। अब देखते हैं हैदरपुर जिसको जो है अभी रामसर साइट में नामित किया गया है, उसके बारे में कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की सीमाओं में स्थित हैदरपुर वेटलैंड को दिसंबर 2021 में रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है। हैदरपुर रामसर साइट का दर्जा पाने वाला भारत का यह 47वां स्थल है, ठीक है। हैदरपुर एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है। क्या है ये? मानव निर्मित आर्द्रभूमि है, जिसका निर्माण 1984 में मध्य गंगा बैराज के निर्माण के बाद हुआ था। गंगा और सलोनी नदी के बीच 6000 हेक्टेयर में फैला यह वेटलैंड जैव विविधता का केंद्र बन गया है। आर्द्रभूमि पौधों की 30 से अधिक प्रजातियां और पक्षियों के 300 प्रजातियों का आवास स्थल ये बना हुआ है, ठीक है। रामसर सूची का उद्देश्य ऐसे आर्द्रभूमियों के अस्तित्व को बनाए रखना है जो रामसर जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। तो रामसर सूची का महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है कि ऐसे आर्द्रभूमि के अस्तित्व को, मतलब ऐसे आर्द्रभूमि का संरक्षण करना है जो वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला आगे देखते हैं। रामसर कन्वेंशन क्या है, अब देख लेते हैं ये, क्योंकि चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये एक अंतर सरकारी पर्यावरण संधि है जिसे पर 1971 में हस्ताक्षर किया गया था। 1975 से इसे लागू किया गया था, ठीक है। कब इसे हस्ताक्षर किया गया था? तो 1971 में हस्ताक्षर किया गया था और 1975 में इसे लागू किया गया है। राष्ट्रीयकारों के सहयोग के माध्यम से सभी आर्द्रभूमि के संरक्षण और बुद्धिमान उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। बखीरा, ये तो हम देख चुके हैं। उत्तर प्रदेश में मार्च 2022 तक रामसर स्थलों की संख्या अब 10 हो गई है। कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पे है ऊपरी गंगा नदी ब्रजघाट से नरौरा खिंचाव तक। दूसरा नवाबगंज पश्चिम बिहार जो कि उन्नाव में है। सांडी पश्चिम बिहार जो कि हरदोई में है। समसपुर पश्चिम बिहार जो है रायबरेली में है। समान पश्चिम बिहार जो कि मैनपुरी में है। और पार्वती अर्गा पश्चिम बिहार गोंडा में है। सरसई नवल झील इटावा में है। सुर सरोवर झील या कीथम झील आगरा में है। हैदरपुर वेटलैंड तथा बखीरा पश्चिम बिहार संत कबीर नगर में है, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड्स का शुभारंभ किया गया है। ये न्यूज़ देखते हैं क्या है। 23 दिसंबर 2021 को केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर और एसपी सिंह बघेल ने NSXY के CEO अनिल कुमार जैन ने संयुक्त रूप से आगरा से उत्तर प्रदेश के 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का शुभारंभ किया है। और ये इंटरनेट एक्सचेंज किन किन शहरों में है? तो आगरा में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, प्रयागराज में है, वाराणसी में है, गोरखपुर में है, मेरठ में है। अब उत्तर प्रदेश में इंटरनेट एक्सचेंजों की कुल संख्या अब 8 हो गई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला इंटरनेट एक्सचेंज गौतम बुद्ध नगर में है, ठीक। चलिए अगला। और नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एक गैर लाभकारी संगठन है जो वर्ष 2003 से कार्यरत है। ब्रह्मोस मिसाइल, अगला न्यूज़ देते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल के विनिर्माण केंद्र का लखनऊ में शिलान्यास किया गया है। भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके अब तक अनेक परीक्षण सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं, इसका उत्पादन जो है लखनऊ में किया जाएगा, ठीक है। लखनऊ में ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 26 दिसंबर 2021 में किया है। मिसाइल उत्पादन इकाई के साथ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक टेस्टिंग लैब, रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र का शिलान्यास भी किया है। ब्रह्मोस के इस उत्पादन केंद्र में 200 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ के हरौनी में उपलब्ध कराई गई है। अगले 2 से 3 वर्षों में ब्रह्मोस निर्माण इकाई बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। चलिए, अब इससे क्या होगा कि लगभग जो है प्रतिवर्ष 10,000 लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की बात कही गई है। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। अब देश का अब तक के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे
341 किलोमीटर लंबा है। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। ठीक है, 22,400 करोड़ रुपए के लागत से देश में सबसे लंबे एक्सप्रेसवे द्वारा बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, अब लखनऊ और गाजीपुर से जुड़ जाएगा। मतलब ये जो कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 5, 3 2 5 5 2 5 2 7 7 2 9 ज़िले इसमें शामिल हैं, जो लखनऊ से गाजीपुर को जोड़ने के लिए ये जो है 9 ज़िले इसके अंदर शामिल हैं। और देश का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। ठीक है, इस एक्सप्रेसवे के उद्घाटन में श्री मोदी ने वायुसेना के ऊपर के सुपर हरकुलिस विमान की एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग कराई। वायुसेना के सुखोई 30 और मिराज 2000 जैसे विमानों ने भी एक्सप्रेस वे पर लैंडिंग और ओवरटेक कर अपनी शक्ति प्रदर्शन का इस अवसर पर किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देश का तीसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिस पर लैंडिंग और टेक ऑफ भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा किया गया है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के नाम ही रहेगा। मतलब अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है इसका जो देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड रहेगा। देखिए, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जो टोटल लंबाई है वो 1350 किलोमीटर है, जो 2023 तक मार्च 2023 में जाके पूरा होगा। ठीक है, और इसके पश्चात मेरठ और प्रयागराज के बीच जो 594 किलोमीटर की गंगा एक्सप्रेसवे है, इसका निर्माण 2024 में पूरा होगा। लेकिन जब तक ये पूरा नहीं हो जा रहा है तब तक सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत का कौन सा है, तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ठीक है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब वीरांगना लक्ष्मीबाई कर दिया गया है। ठीक है, अब इसका जो है नाम बदल दिया गया है, क्या कर दिया गया है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद जंक्शन का नाम अब प्रयागराज जंक्शन, मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम अब दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। ठीक है, फैजाबाद स्टेशन का नाम अयोध्या, और मध्य प्रदेश के हबीबगंज भोपाल रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी कमलावती रेलवे स्टेशन के पश्चात उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम अब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के ब्रिटिश शासन की नींव हिला देने वाली झांसी की रानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम पर वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं, दादूपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ वाराणसी रेलखंड में दादूपुर स्टेशन का नाम माँ बराही देवी धाम कर दिया गया है। नए नामकरण की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिसंबर 2020 में की है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के रतौल आम को जीआई टैग दिया गया है। तो रतौल आम जो है कहाँ का है, तो ये बागपत जिले में उत्पादित होता है, जिसे जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं, ये विशेष सुगंध और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। रतौल आम किसके लिए प्रसिद्ध है, विशेष सुगंध और स्वाद के लिए। ठीक है, आम को पाकिस्तान द्वारा अपनी मूल उपज के रूप में दावा किया जाता है, लेकिन जो है ये कहाँ का है, हमारे बागपत जिले का है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद सरकार का गठन। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है 403 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए चुनाव 7 चरणों में किया गया था। ठीक है, हमें डेट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस कितने चरणों में किया गया था और कितने सदस्यीय विधानसभा है हमारे यहाँ की, ये याद रखना ज़रूरी है। और चुनाव परिणाम में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक 255 सीटें प्राप्त हुई थी, और बीजेपी का जो है मत प्रतिशत कितना था, 41.3। ये कभी कभी पूछ लेता है, तो ये भी हमें याद रखना होगा। बीजेपी के बाद दूसरे स्थान पर समाजवादी पार्टी थी, जो इन चुनाव में उसे 111 सीटें मिली थी, और इसका मत प्रतिशत कितना था, तो 32.1%। अन्य राज्य के अन्य दलों में अपना दल सोनेलाल को 12 सीटें, राष्ट्रीय लोकदल को 8 सीटें, सुहेलदेव राष्ट्रीय समाज पार्टी को 6 सीटें, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल को 6 सीटें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें, बहुजन समाज पार्टी को 1 सीटें प्राप्त हुई थी। ठीक है,
उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव में सर्वाधिक, पहले की तुलना में 47 महिलाओं ने चुनाव जीता। इसमें सर्वाधिक 29 महिलाएं बीजेपी से, 14 सपा से, अपना दल से 3, कांग्रेस से 1 महिला विधायक चुनी गई। ठीक है, बीजेपी गठबंधन ने 403 सीटों में से 273 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत से लगातार दूसरी बार जो है सरकार बना ली है। ठीक है, और ये किसी पार्टी ने राज्य की राजनीति में 37 वर्ष के बाद यह कारनामा किया है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाने में सफल रही है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ दूसरी बार लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। ठीक है, तो योगी आदित्यनाथ 24 मार्च 2022 को विधायक दल की बैठक में विधिवत नेता चुना गया है। ठीक है, 25 मार्च को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को जो है उप मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के साथ 52 मंत्रियों ने पद की शपथ ली। इन मंत्रियों में 18 कैबिनेट और 14 स्वतंत्र प्रभार के मंत्री थे। साथ ही योगी मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को भी मंत्री बनाया गया है। ठीक है, मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण, तो महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान का जो तीसरा चरण है वो 21 अगस्त 2021 से प्रारंभ हुआ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम से इसका शुभारंभ किया है। इस अवसर पर राज्य की 75 ऐसी महिलाओं को सम्मानित किया गया है जिन्होंने मिशन शक्ति के पहले 2 चरणों में उल्लेखनीय कार्य किया है। समारोह में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.5 लाख पात्र बालिकाओं को अनुदान राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया गया है। इस अवसर पर बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण में ऑनलाइन शिलान्यास किया गया है। मिशन शक्ति अभियान का तीसरा चरण 31 दिसंबर 2021 तक चलेगा। ठीक है, और 59,000 ग्राम पंचायत भवनों को मिशन शक्ति शुभारंभ किया गया है। 1 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की स्वीकृति दे दी गई है। तो 2 अगस्त 2021 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत कोरोना संक्रमण से इतर अन्य कारण से अनाथ हुए बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। प्रत्येक बच्चों को 2500 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। एक परिवार के पात्र अधिकतम 2 बच्चों को लाभ मिलेगा। माता पिता या फिर दोनों के खोने से बच्चों को इस योजना में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की स्वीकृति दे चुकी है। इसमें कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 4,000 रुपये दिया जाता था। ठीक है, अब ये क्या है, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, ये सामान्य करके है। तो इसमें जो है अगर कोरोना संक्रमण से इतर जो है बच्चा अनाथ हुआ है तो उसको 2500 रुपये प्रतिमाह दे रहे हैं। और जो था उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना जो थी उसमें जो है कोरोना संक्रमण से अनाथ हुए बच्चों को 4,000 रुपये प्रतिमाह दिया जा रहा था। ठीक है, अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना क्या है। तो इसे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 22 जुलाई 2022 को लोक भवन लखनऊ से उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है, राज्य सरकार ने नई योजना कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए लाई है। इसके तहत राज्य सरकार प्रतिमाह 4,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अनाथ हुए बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। इसके तहत कोविड से अनाथ हुई लड़कियों की शादी के समय 1,01,000 रुपये धनराशि दी जाएगी। ठीक है, साथ ही योजना के तहत पात्र स्कूली और कॉलेज छात्रों के व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर रहे बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। यह पहल के शुभारंभ की पहली तिमाही में 12,000 रुपये राशि ऐसे 4,050 बच्चों के बैंक खातों में डिजिटल रूप से आंतरित की गई है। ठीक है, मरवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। काकोरी कांड का नाम में परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड के नाम में परिवर्तन करके काकोरी एक्सटेन एक्शन कर दिया है। ठीक है, इसका नाम काकोरी एक्शन
क्या कर दिया है, काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी कांड का नाम। और काकोरी कांड की घटना कब हुई थी, तो ये 1925 में हुई थी, ठीक है। इसका नाम इसलिए परिवर्तित किया गया है क्योंकि कांड शब्द भारत में स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत घटना के अपमान की भावना को दर्शाता है। 2022 में 100 वर्ष पूरे हो जाने पर चौरी चौरा महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 अगस्त 2021 को काकोरी कांड एक्शन की वर्षगांठ बनाई। अब उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030, ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी किया है। इसके निर्धारित लक्ष्य क्या क्या हैं, देखते हैं। 2026 तक जनसंख्या नीति 2021 से 2030 के निर्धारित लक्ष्य देखते हैं। तो 2026 तक सकल प्रजनन दर 2.7 से 2.1% तथा 2030 तक इसे 1.9% करना लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ठीक है। आधुनिक गर्भ निरोधक प्रसार दर को 31.7% से बढ़ाकर 2026 में 45% और 2030 में 52% तक करना है। पुरुष गर्भ निरोधक उपयोग के तरीकों में 10.8% से बढ़ाकर 2026 में 15.1, 2030 में 16.4% करना है, ठीक है। मातृ मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर 197 से घटाकर 2026 में 150, 2030 में 98 पर करना है। शिशु मृत्यु दर 1000 प्रति जन्म पर, ठीक है, 1000 प्रति जन्म पर 2043 से घटाकर 2026 तक 32 और 2030 तक 22 करना है। 5 वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु दर को 1000 प्रति जन्म पर 44 से घटाकर 2026 तक 35 और 2030 तक 25 करना है। जीवन प्रत्याशा को 64.3 से बढ़ाकर 2026 तक 66 और 2030 तक 69 करना है। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष को 899 से बढ़ाकर 2026 तक 905 और 2030 तक 919 करना है, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण कल्याण मसौदा विधेयक 2021, ठीक है। ये राज्य विधि आयोग द्वारा 11 जुलाई 2021 को जनसंख्या नियंत्रण पर एक मसौदा विधेयक उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्त्रीकरण कल्याण विधेयक 2021 प्रस्तावित किया गया है। इसके तहत 2 बच्चों के मानदंड को लागू करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत उत्तर प्रदेश में 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों में आवेदन करने या पदोन्नति पाने और किसी भी प्रकार के सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। इस मसौदे के अनुसार स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 2 बच्चों के मानदंड को अपनाने पर लोक सेवकों सहित लोगों को कई प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जैसे पूरे वेतन और भत्ते के साथ 12 महीने का मातृत्व और पितृत्व अवकाश, राष्ट्रीय पेंशन के तहत नियोक्ता अंशदान कोष में 3% की वृद्धि, ठीक है। भूखंड या आवास स्थल पर बनाए हुए घर हेतु सब्सिडी, पानी, बिजली और गृह जैसे उपयोगिताओं के लिए शुल्क में छूट। 1 बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले सरकारी कर्मचारियों और आम नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य देखभाल सुविधा, 20 वर्ष की उम्र तक बच्चों को बीमा कवरेज का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। स्वैच्छिक नसबंदी के माध्यम से 1 बच्चे के मानदंड को अपनाने वाले गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे दंपत्ति लड़का पैदा होने पर एक मुश्त 80,000 रुपये और लड़की होने पर 1 लाख रुपए का भुगतान के पात्र होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पे ये स्थापना की गई है इसकी, तो इसकी आधारशिला जो है 28 अगस्त 2021 को रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति हैं, उन्होंने गोरखपुर के पिंपरी तरकुल्लाह गांव में किया है, ठीक है। इसका नाम क्या रखा गया है, महायोगी गुरु गोरक्षनाथ उत्तर प्रदेश आयुष विश्वविद्यालय, ठीक है। उत्तर प्रदेश अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी, इसके अंतर्गत क्या है कि अपनी धरोहर अपनी पहचान के तहत प्रदेश के लिए तैयार की गई उत्तर प्रदेश अडॉप्ट हेरिटेज पॉलिसी अपनी धरोहर अपनी पहचान को अनुमोदित किया गया है। इस नीति के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व निर्देशालय द्वारा संरक्षित स्मारकों और पुरास्थलों के स्थलीय विकास और रखरखाव तथा जन सुविधाओं के प्रबंधन सार्वजनिक उद्यम इकाइयों और निजी क्षेत्र की सहभागिता से किया जाएगा, ठीक है। तो ये चलिए आगे देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। तो
तो नवीनतम पुरस्कार जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश संस्कृति संस्थान पुरस्कार 2020, तो ये जो है कब घोषित किया गया है, 19 अगस्त 2021 को। ठीक है, तो इसका सर्वोच्च जो है भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है, संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 को तो ओम प्रकाश पांडे जी को दिया गया है। ठीक है, और बिशन लाल गौड़ को महर्षि वाल्मीकि और कमला पांडे को महर्षि व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए इधर जो है पूरी लिस्ट दी हुई है। देखिए लखनऊ के हैं ओम प्रकाश पांडे जी, जिन्हें दिया गया है भारत भारती। महर्षि वाल्मीकि तो ये गाजियाबाद के हैं, बिशन लाल गौड़। महर्षि व्यास तो ये कमला पांडे वाराणसी के हैं। ठीक है, और हमारे लिए इतना उपयोगी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तथ्यसार देख लेते हैं, जो वन लाइनर टाइप के तथ्य हैं जो इम्पोर्टेंट है हमारी परीक्षा के लिए। 13 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिरीक्षक कौन बने हैं, तो देवेंद्र सिंह चौहान नियुक्त किया गया है। ठीक है, 12 मई 2022 को NSDC इंटरनेशनल और हिंदुस्तान पोर्ट्स इन प्राइवेट लिमिटेड के बीच उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना हेतु ज्ञापन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है, तो ये किया गया है वाराणसी में। 1 मई 2021 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की पारदर्शी बनाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है, तो ई पेंशन पोर्टल को। ठीक है, सूरत में स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का सम्मान किसे दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है, जो 20 से 18 अप्रैल को वहाँ पे सम्मेलन हुआ था सूरत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2022 तक जल जनित बैक्टीरिया जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए किस अभियान को शुरू किया है, तो दस्तक अभियान को शुरू किया है। ठीक है, किस लोक गायिका को लोक निर्मला पुरुष सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है, तो शारदा सिन्हा को किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मेरठ में किस कस्बे में मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी है, तो ये सरधना कस्बे में, जो सलवा और कैली गांव में स्थित है। ठीक है, हाल में जल शक्ति मंत्रालय ने किस दिशा के उल्लेखनीय प्रयास के लिए उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान प्रदान किया है, तो जल संरक्षण के लिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ विश्वविद्यालय का नाम बदल के क्या करने की घोषणा कर दी है, तो महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय कर दिया है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां देश का पहला अमृत सरोवर अप्रैल 2022 में पूरा किया गया है, तो वो रामपुर है। ठीक है, 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर 23 मार्च 2022 को किसे नियुक्त किया गया, तो रमापति शास्त्री जी को नियुक्त किया गया है। 18वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष 29 मार्च 2022 को किसे चुना गया है, तो सतीश महाना को चुना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के चौथे चरण में लखनऊ के किस मतदान केंद्र को ग्रीन बूथ बनाया गया है, तो AP सेन PG कॉलेज को ग्रीन बूथ बनाया गया था। उत्तर प्रदेश के किस साहित्यकार को हाल में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए जल शक्ति पुरस्कार प्रदान किया है, तो मुजफ्फरनगर। ठीक है, जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य में उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की वह शास्त्रीय नृत्य की शिक्षिका जिन्हें हाल में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो बबीता शर्मा को किया गया है। भारत सरकार ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे की मंजूरी प्रदान की है, तो गाजियाबाद से कानपुर को जोड़ने के लिए। किसानों ने गाय के गोबर खरीदने की घोषणा हाल के किस सरकार ने की है, किसानों से गाय का गोबर खरीदने के लिए किस सरकार ने घोषणा की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। मई 2020 में उत्तर प्रदेश के नए महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया है, तो अजय कुमार मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक है, हाल में किस आयोग ने उत्तर प्रदेश में एक गांव में देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया है, तो खादी ग्रामोद्योग ने लॉन्च किया है। कहाँ पे ये किया था, गाजियाबाद में। हाल में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश की सीमा में स्थित 4 गाँवों को राजस्व गाँव की घोषणा की है, तो ये नेपाल में स्थित हैं। ठीक है, 16 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के 6 लेन के
40.8 किलोमीटर मतलब 441.8 किलोमीटर लंबे भारत के सबसे लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है? तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। 12 से 21 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के कहां पर हुनर हाट का 32वां संस्करण आयोजित किया गया? तो लखनऊ में किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 13 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस शहर में 108 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाला राज्य का विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया है? तो ये आजमगढ़ में किया है। ठीक है। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी लीड्स लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो छठा स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2021 में बॉलीवुड किस अभिनेत्री को एक जिला एक उत्पाद की योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो कंगना रनौत को किया है। ठीक है। अक्टूबर 2021 को किसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को नियुक्त किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को 2,329 करोड़ की लागत से नवनिर्मित 9 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण किया है। तो कौन कौन से जिलों में मेडिकल कॉलेज बन रहा है? तो सिद्धार्थनगर, देवरिया, एटा, गाजीपुर, हरदोई, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, फतेहपुर, जौनपुर। ठीक है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने 8 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर नंदी पशुपालन कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो ब्रिज घाट गजमुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैजाबाद जंक्शन का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया है? तो अयोध्या कैंट कर दिया है। सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला शहर कौन सा बन गया है? भारत का पहला शहर बन गया है, तो वो वाराणसी बन गया है। ठीक है। 20 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख बौद्ध स्थलों को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो कुशीनगर में किया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में हाल में किस कोरिया रानी के नाम पर एक पार्क का उद्घाटन किया गया है? तो हेहोंग ओके नेशनल पार्क। ठीक है। केंद्र सरकार ने देश में प्रस्तावित 4 मेडिकल पार्कों में एक डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? मेडिकल डिवाइस पार्क, तो ये गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। हाल में ब्रिटिश कंपनी हाउस फ्रेश द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस शहर को 2020 में दुनिया का 50 सर्वाधिक प्रदूषित शहरों की सूची में दूसरे स्थान पर रखा गया है? तो गाजियाबाद को। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार ने हाल में उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत विरासत संस्थान स्थापित करने जा रहा है? तो नोएडा में। हाल में उत्तर प्रदेश के किस सरकार में अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या रखने की घोषणा की है? तो हरिगढ़ करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में किस शहर में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा की है? तो मेरठ में किया है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर विश्वविद्यालय के नाम हाल में क्या रख दिया गया है? तो माँ शंकुम्भरी देवी जो है विश्वविद्यालय कर दिया गया है। मुख्यमंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए योगी आदित्यनाथ 25 मार्च 2022 को लखनऊ के किस स्थान पर शपथ ग्रहण किया था? तो इकाना स्टेडियम में किया था। 2022 में उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं ने जीत दर्ज की है? तो 47 महिलाओं ने की है। ठीक है। नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 को जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो तीसरी। 37.79% लोग जो है 37.79% लोग जो है जनता निर्धन है। हाल में उत्तर प्रदेश में कुल कितने इंटरनेट एक्सचेंज नोड का शुभारंभ किया गया है? तो 7 नए इंटरनेट एक्सचेंज नोड का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। अभी तो हमने देखा था डिवाइस मेडिकल पार्क वाला। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2021 को महान कवि और सुब्रमण्यम भारती की 100वीं पुण्यतिथि पर उत्तर प्रदेश के किस केंद्रीय विश्वविद्यालय में सुब्रमण्यम भारती पीठ को स्थापित करने की घोषणा की है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। ठीक है। संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल में ये भी हमने ये देखा था कि भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पे स्थापित कर रहा है? तो नोएडा में कर रहा है। ठीक है। कहाँ पे किया जा रहा है? तो नोएडा में किया जा रहा है।
चलिए कुछ न्यूज़ और बचे हैं, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अलीगढ़ का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया है, हरिगढ़ कर दिया गया है, ठीक है। और पहला आयुष विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश की आधारशिला जिसे 20 अगस्त 2021 को रखी गई, कहाँ पे स्थित है, तो ये गोरखपुर में स्थित है। वाराणसी के से किस शहर के बीच क्रूज सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, तो चुनार के बीच किया है। उत्तर प्रदेश का वह आध्यात्मिक शहर जहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 सितंबर 2021 को शहर के 10 किलोमीटर दायरे में मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो मथुरा और वृंदावन, ठीक है। 14 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है, तो अलीगढ़ में रखी है, ठीक है। 25 जून 2021 को इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2020 में उत्तर प्रदेश को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और जो रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। 20 जून 2021 को उत्तर प्रदेश के नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, मुकुल गोयल को किया गया था, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला पहला कोरोना मुक्त जिला बन गया है, तो महोबा था, वो 21 जून को ये बना था। काला नमक चावल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, तो सिद्धार्थनगर में, ठीक है। राज्य अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो डॉक्टर राम बाबू हरित बने हैं, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश के किस राज्यों के साथ समझौता है, तो ये मध्य प्रदेश के साथ समझौता है। उत्तर प्रदेश में कहाँ शहीद अशफाकुल्ला खां पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो गोरखपुर में किया गया है। भारत में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य कौन हो गया है, तो उत्तर प्रदेश हो गया है, ठीक है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2021 में उत्तर प्रदेश के किस पुरस्कार सम्मानित किया गया, तो ई पंचायती पुरस्कार 2021, ठीक है। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्तर प्रदेश का वह बैंक जो एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है, तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है, तो न्यायमूर्ति BK नारायण ने किया है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है अप्रैल 2021 में, संजय श्रीनेत को किया गया है। रामनाथ कोविंद ने 10 जून 2021 को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है, तो अभी हाल में जो है बिंदल साहब हो गए हैं, तो ये जो है पुरानी न्यूज़ है, ठीक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जून 2021 में जारी एक रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के किन जिलों में हुए विकास कारणों की प्रशंसा की है, तो सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर में, ठीक है। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर के बाद उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों में कमिश्नरी प्रणाली लागू किया गया है, तो बनारस और कानपुर में। अब टोटल 4 जिलों में उत्तर प्रदेश के कमिश्नरी प्रणाली को लागू कर दिया गया है। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई है, तो वाराणसी से की गई है, ठीक है। कहाँ से की गई है, ये वाराणसी से की गई है, ठीक है। कुछ घटनाएं और बची हैं, आइए देख लेते हैं। ये कुछ बजट से संबंधित तथ्य हैं। 26 मई 2022 को उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत राज्य का अब तक का सबसे बड़ा बजट 2022-23 का आकार कितना था, तो 6,15,518.98 करोड़ था। बजट 2022-23 में कितने करोड़ रुपए की नई योजनाएं घोषित की गई है, तो 39,181.10 करोड़ की नई योजनाएं घोषित की गई है। उत्तर प्रदेश बजट 2022-23 में कितने करोड़ का राजस्व बचत दिखाया गया है, तो 43,123.45 करोड़ का। बजट 2022-23 में कुल कितने करोड़ रुपए का राजकोषीय घाटा अनुमानित किया गया है, तो 81,170.98 करोड़ का, जो GDP के 3.96% है, ठीक है। राज्य में ऋणग्रस्तता सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है, तो 28.8% है, ठीक है। कुल कितने करोड़ रुपए बजट घाटा अनुमानित किया गया है, तो 24,567.26 करोड़ रुपए बजट घाटा अनुमानित किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितने ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये जो है 1 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। बजट में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो 1.67 करोड़ लोगों को। आलू, प्याज, टमाटर जैसे उपजों पर मूल्यों को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए 100 करोड़ रुपए की किस कोष का गठन करने की बजट में
घोषणा बजट में की गई है? तो भामाशाह मूल्य स्थिरीकरण कोष योजना। बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के लिए कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? तो ये 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है। सबसे ज़्यादा देखिए स्वयं का कर राजस्व के रूप में 36.5% आता है और कहाँ जाता है? पूंजीगत व्यय में सबसे ज़्यादा रुपए यूपी बजट का जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितना सोलर पंपों की स्थापना की जाएगी? 15,000 की जाएगी। बजट में कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की स्थापना करने के लिए 95 करोड़ के आवंटित किए गए हैं? तो वाराणसी में। ठीक है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 10 जुलाई 2022 को कहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़े मॉल लुलू मॉल का उद्घाटन किया है? तो ये लखनऊ में किया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके सहयोग से आगामी 4 वर्षों में हर जिले में एक मॉडल कंपोजिट स्कूल खोलने का निर्णय लिया है? तो नाबार्ड के सहयोग से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर संत कबीर नगर अकादमी या अनुसंधान केंद्र की स्थापना करने का उद्घाटन किया है? तो मगहर में। ठीक है। 22 मई 2022 को खेली गई 12वीं इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? तो प्रथम स्थान था। उत्तर प्रदेश के जेवर निर्माणाधीन नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण हुए जून 2022 में किस कंपनी को ठेका दिया गया है? तो टाटा प्रोजेक्ट्स को दिया गया है। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को शुरू करने का निर्णय हाल में लिया गया है? तो मथुरा में लिया गया है। उत्तर प्रदेश का वह राज्य मंत्री जिसे जुलाई 2022 में यूपी अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो असीम अरुण को बनाया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में खुदाई के दौरान जून 2022 में 3800 वर्ष पुराने तांबे के शस्त्र मिले हैं? तो मैनपुरी के ग्राम गणेशपुर में मिले हैं। 4 जुलाई से 7 जुलाई 2022 के बीच उत्तर प्रदेश के किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो आम महोत्सव या लखनऊ में इसका आयोजन किया गया। हरियाणा में संपन्न तीसरे खेल इंडिया यूथ गेम 2022 में उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में किस स्थान पर रहा? तो 12वें स्थान पर रहा। 6 स्वर्ण 17 रजत और 9 कांस्य सहित 42 पदक उत्तर प्रदेश ने जीते। ठीक है। उत्तर प्रदेश में बनने वाले 296 किलोमीटर लंबे किस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2022 में किया? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। ठीक है। 13वें एक्सप्रेसवे बनने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश बन गया है। 3200 किलोमीटर के 13वें एक्सप्रेसवे में से 7 में काम जारी है, बाकी 6 संचालित हैं। देख लेते हैं जो एक्सप्रेसवे हैं उनकी लंबाई कितना है। तो लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 165 किलोमीटर है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की लंबाई 25 किलोमीटर है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई 302 किलोमीटर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की लंबाई 96 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर है। ये देश का सबसे लंबा रेलवे एक्सप्रेसवे है। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किलोमीटर है। ठीक है। और जो एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है वो ये हैं। ठीक है। तो इसमें जो है ये सारे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सूची दी हुई है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।